वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये हमेशा उल्टा बनेगा। ओके, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के सेंस में है पहला चीज, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या चीज होता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो बस दिखेगा कि जो दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है, जो जनरली दिखता ही नहीं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक, ठीक है ना। और जो काल्पनिक होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु हमेशा सीधा ही होता है, हमेशा में सीधा ही दिखाई, ठीक है। बेसिक चीज है ये, थोड़ा सा दो चीजें, ये वाला चीजें आपको मिलेंगी, आगे बताएंगे कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का कहाँ पर ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। केवल ये याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो हमेशा उल्टा होगा, और जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो हमेशा सीधा होगा। यहाँ पे ये चीज केवल ध्यान रखना। क्लियर होगा? वास्तव की अपेक्षा हमेशा उल्टा कैसे हो जा रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा ही होता है। वो तो समतल दर्पण पहनना है पे ही अभी बात हो रही है, समतल दर्पण पे ही। ये जो प्रिंसिपल है, ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सब पर। अच्छा, ये जो वर्ग होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब की बात है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण से बना है, प्रतिबिंब दर्पण दर्पण की आवश्यकता थोड़ी है। प्रतिबिंब तो दर्पण में भी बनेगा, समतल दर्पण में भी बनेगा, अवतल दर्पण में भी बनेगा, उत्तल दर्पण में भी बनेगा, बनेगा ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी आपका बनेगा वो हमेशा उल्टा होगा, किससे? वस्तु से हमेशा उल्टा ही बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा बनेगा। और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ये वाला केवल ये दो कंडीशन केवल समझना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और एक हमारा आभासी। वास्तविक वाले को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वस्तु से उल्टा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से सीधा ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सब क्लियर होगा। और भी बातें हैं आगे इससे रिलेट करने के लिए, जहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा समझने के लिए। आगे देखिए क्या बोलता है। अब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आखिर बनता कैसा है, ठीक है, ये कंडीशन है। अभी प्रतिबिंब तो हम जान गए कि दो तरह के होते हैं जी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी कहते हैं। अब समतल दर्पण जब हमारे पास रहेगा तो हमें किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा और किस तरह का हमारे पास प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो हम देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है आपके पास, ये समतल दर्पण का, ठीक है। ये M जो है वो आपका M से M'N जो है ये दर्पण है, डॉट डॉट जो किया हुआ है जो नीचे, ये आपका दर्पण है, ठीक है। यहाँ O से M एक वस्तु रख दिया गया है, O से M क्या रख दिए हैं, एक वस्तु रख दिए हैं। और वस्तु से ये प्रकाश, जैसे कि O एक बिंदु स्रोत है, O से आपका बिंदु स्रोत है जिसके दर्पण पर ML के सामने रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलेगी, परंतु चित्र में केवल दो किरणों की बात की गई है। वो यहाँ से, अगर मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो हर दिशा में जाएगा, हर दिशा में जाएगा ना जी। पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे केवल दो दिशाओं की, केवल दो तरफ का, और दो तरफ का फिगर बनाया हुआ है। हर दिशाओं का ही चर्चा करेंगे, दो दिशाओं की चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, एक इस दिशा में आएगा, फिर एक इस दिशा में आ रही है, और एक उसके नीचे आ रही है। एक यहाँ से जो किरण आ रही है ये हमारा समतल दर्पण पर पड़ी, इसको और यहाँ परावर्तित किरण बोल सकते हैं। यहाँ से यह परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हुआ। यहाँ से ये जो आ रही है आपतित किरण हुआ, इसको आपतित किरण बोलेंगे।
और यहाँ दर्पण पे टकराने के बाद वो इस हाँ दिशा में ठीक। निकल गई। इसको हम लोग परावर्तित, ठीक हाँ है। ठीक। और जिस बिंदु पर दर्पण के जिस बिंदु पे आकर टकराई और फिर उसी बिंदु से वो परावर्तित हो गई, इस बिंदु को आपतित बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को आपतित बिंदु हाँ, बोलते हैं। और आपतित बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित बिंदु से ये जो लंब खींचा गया इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये पीछे भी बताए हैं एक बार। आपतन तो ये जो यहाँ से प्रकाश ओ प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर टकराएंगी और फिर परावर्तन का नियम का पालन करते हुए उतने ही कोण से वो बाहर निकल जाएगी। ये परावर्तन का नियम है। तो यहाँ से यहाँ कोण बना है आई, यहाँ से यहाँ कोण बना है आर। तो ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए आई बराबर आर हुआ। आपतन और परावर्तन। आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण, आई बराबर आर। आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, हाँ, ठीक है। तो पहला तो ये कंडीशन एक होगा। दूसरे बराबर होते हैं। तो पहला तो ये कंडीशन होगा जब एक किरण ओ से ए पर आएगी, तिरछी ऐसे यहाँ से ये तिरछी आ गई। एक कंडीशन और एक किरण क्या हो सकती है कि एक किरण यहाँ से समतल दर्पण के एकदम लंबवत सीधे सीधे आए, जैसे ये आ रही है। 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वो एकदम 90 डिग्री पर लंबवत आकर के दर्पण पर टकराएगी। तो जब लंबवत 90 डिग्री पर आएगी तो क्या पता था कि जब समतल दर्पण से कोई किरण 90 डिग्री से टकराती है तो वो कहाँ जाती है, ये कहाँ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी ना भैया, सीधी जाएगी ना, ये सीधी निकल जाएगी। क्योंकि समतल दर्पण पर जब लंबवत कोई किरण आती है तो उसी दिशा से वो लौट जाती है, ठीक है। पर इसका बिंब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, उसी दिशा से लौट जाती है या पार कर जाती है। पार नहीं कर जाती है, परावर्तन होकर के उसी दिशा में लौट जाती है। अच्छा, जिस दिशा से आई थी। हाँ ठीक है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें एक OM दर्पण पर अभिलंब के रूप में आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ पर MO में वापस लौट जाएगी। O से M आई और फिर MO से वापस लौट गई। यहाँ तक समझ में आई बात। हाँ। अब क्या कह रहा है, इसमें दूसरी किरण क्या थी, दूसरी तिरछी किरण OA दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। हमारी आंख को लगता है कि दर्पण परावर्तित होकर ये किरणें MO तथा MO और AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I पर आ रही है, ठीक है ना। ये लगता है कि दर्पण के पीछे कहीं बना है हमारा प्रतिबिंब, नहीं लगता है जी। जैसे यहाँ से आए तो इसके ये वस्तु रखे हैं यहाँ पर OM सामने में, तो हमें लगेगा कि ये वस्तु के अंदर बना हुआ है, मिरर के अंदर ये दिखेगा ना ऐसा सीधा, सामने ही दिखेगा ना, इसी के मिरर के सामने ही ना दिखेगा ये। मिरर के सामने हमें दिखेगा कि हाँ ये मिरर के सामने अंदर में है, परंतु ऐसा होता है क्या, होता तो है आपको जब आप सामने खड़े होते हैं तो आपको तो आपका प्रतिबिंब मिरर के अंदर ही बनता है ना। हाँ, उल्टा बनता है। क्या कर हमारी आंख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर ये किरण कौन सी MO, कौन सा है MO जी, ये MO यहाँ से जो परावर्तित होकर चली गई। अच्छा हाँ, बी MO समझ लेना, ये जो परावर्तित होकर चली गई ये MO होगा, नीचे M है और यहाँ MO है, समझे। हमने यहाँ पर वस्तु को रखा OM, वस्तु को रखा है OM, यहाँ से ये प्रकाश इधर आ रही है, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ से प्रकाश आई दर्पण पे टकराई, ठीक है। और हमें क्या लगा कि ये किरण कहाँ चली गई, अंदर ऐसे, और वस्तु हमें यहाँ दिख रही है, यही लगा ना। अंदर की ओर आती हुई दिखा देती है, दिखता है ना। AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है।
ये जो यहाँ नीचे जो बनेगा ये क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक है ना जी, ये रियल है, काल्पनिक। काल्पनिक है ना, तो यहीं पर बनता है काल्पनिक इमेज। आई इतनी बात समझ में? एक बार फिर से। एक बार फिर से देखिए एक बार फिर। तो हमने पहला वाला कंडीशन क्या था, पहला वाला क्लियर हुआ कि नहीं? ओ से एक किरण है और ओ से एक किरण ए बिंदु पर चली गई। पहला वाला कंडीशन क्या था कि ओ प्रकाश बिंदु से एक किरण वो प्रकाश बिंदु से एक किरण परावर्तन का नियम का पालन करते हुए एक एंगल बनाते हुए दर्पण के ए पर टकराई और फिर ए से टकराने के बाद ए बी पर रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, ए बी पर परावर्तित हो गई। हम्म। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो ओ से आने वाली प्रकाश, ओ से आने वाली प्रकाश की किरण सीधे सीधे लंबवत दर्पण पर टकराई, सीधे टकराई लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अच्छा, ओके, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे सीधे दर्पण पर टकराई। क्लियर है ये? हाँ। तब क्या हुआ, तब आखिर हुआ क्या? यहीं पर नहीं समझ में आया ना कि इसमें हो क्या रहा है? हाँ, जब ये वाला जब समतल दर्पण पे जब ये टकराई लंबवत, तो प्रकाश की किरणों को किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? ये वापस लौट जाना चाहिए वही दिशा में। लौट जाना चाहिए। और यह होता भी है, यह नियम यही होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ से समतल दर्पण पर टकराई, OM वस्तु की समतल दर्पण पर टकराई किरण, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें ऐसे लौट गई। हुआ तो यही चीज, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें ऐसा लगता है कि ये लौटी नहीं है, ये प्रकाश की किरणें अंदर की ओर चली गई और किसी बिंदु आई पर जाकर समाप्त हो गई, किसी बिंदु आई पर जाकर समाप्त हो गई। ये हमें लगता है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि ये वो प्रकाश अंदर की ओर चला गया, तब ना दर्पण के अंदर भी हमें एक प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, ऐसा महसूस होता है। महसूस नहीं होता सर, ये यही चीज प्रैक्टिकली होती है कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं और दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, लगता है कि उसके अंदर घुस गए हम। उसके अंदर घुस गए, पर एक्चुअली में नियम तो ऐसा कहता नहीं है। नियम तो कहता है क्या है कि प्रकाश की स्रोत दर्पण पे टकराई, अगर लंबवत तो उस पर टकरा रही है तो वो उसी दिशा से लौट जाएगी, जिस दिशा से आई उसी दिशा से लौट जाएगी। पर हमें लगता है कि नहीं, लौटी तो नहीं जी, वो तो अंदर प्रतिबिंब बना रही है। जैसा बाहर है, जैसा बाहर में है चीज वस्तु जैसे है, वैसे ही प्रतिबिंब वो अंदर की दर्पण के अंदर की ओर बना रही है। ऐसी इमेज जब बनती है, इसी इमेज को जब ये हमारा अंदर ये दर्पण के अंदर ये इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, तो इसी प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब है। आभासी का मतलब हो गया काल्पनिक, रियल नहीं है, वो काल्पनिक है। आगे बात में, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त करना समझे कि पर्दे पर क्यों किस लिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं? नहीं समझे? नहीं। प्राप्त नहीं करने का मतलब क्या है? भैया वो वाला जो कैमरा बता रहे थे, जो भी पर्दे पर नहीं समझ फोकस। में आया, वो पर्दे पर क्या? हाँ, वो क्लियर नहीं है। अच्छा, पर्दे वाला नहीं क्लियर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो पर्दे वाला आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तब आपको और क्लियर होते चल जाएगा। ठीक है, जो भी है पर्दे पर जो भी पिक्चर अगर फिल्म दिखाया जाता है वो डायरेक्ट फोकस द्वारा रोशनी से दिखाया जाता है, तो उसको
क्या वो वाला मतलब? हमारा जो होता है वो आभासी नहीं है, ठीक है। वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर उतारा गया है, हाँ, ठीक है। और तो जब आप दर्पण पीछे भी जाके देखते हैं तो दिखता है, वो मतलब पूरा दर्पण पे उतार तरह से नहीं क्योंकि दिख उसे पाता पर्दे है पर्दे पर उसका प्रतिबिंब दिखता है क्योंकि उसे पर्दे पर उतारा गया है। हाँ। पर जो आईने के सामने जो आप प्रतिबिंब देखते हैं वो प्रतिबिंब आभासी होता है, बस। समझे। हाँ वो काल्पनिक इमेज है, वो रियल नहीं है। और आगे हाँ, चलेंगे तो रियल और नहीं आगे है, वास्तव में रियल नहीं है। वास्तविक है नहीं है, रियल अनरियल इमेज कह सकते हैं इसको, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब का क्लियर हुआ ना चीज, एक चीज अगर डाटा क्लियर हुआ होगा कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस हाँ तरीके से बनता है, तो आगे वास्तविक प्रतिबिंब वाला भी समझ में आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे तो हाँ, भाषिक क्लियर है। चलिए। और ये भी पाते हैं हम, क्या पाते हैं जी, वो तो वो बिंदु O से I पर आभासी प्रतिबिंब बना। और ये भी देखने को मिलता है कि जितनी दूरी दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी हमें दिखेगा, ठीक है। देखते हैं। सेकेंड पेज हो रहा है, बहुत स्लो हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब, अब देखेंगे हम लोग पार्श्व उल्टा क्या होता है। चलिए यहाँ से अब हो गया हमारा दर्पण से जितनी दूरी पर होता है वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब भी दिखाई देती है, ठीक है। यानी संक्षेप में क्या कहा जाए, संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, ठीक है। समतल दर्पण में ध्यान रखिएगा हमेशा कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी किसमें होगा, ये भैया, केवल इसमें प्रतिबिंब किसको इंडिकेट कर रहे हो, वस्तु की छाया को या तस्वीर को? प्रतिबिंब, हाँ। प्रतिबिंब हम वस्तु की छाया, प्रतिबिंब मतलब वस्तु की छाया ही। ओ, ठीक। और वस्तु जो हो गया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका, वस्तु जो हो गया वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो गया। समतल दर्पण में होगा क्या कि वस्तु जितनी दूरी पर खड़ी है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी है उतनी ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 100 फीट दूर खड़े रहेंगे दर्पण से तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के 10 फीट के अंदर नजर आएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है, ठीक। मान लीजिए ये दर्पण है हमारा, दर्पण से हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 5 फीट, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये दर्पण के अंदर भी 5 फीट तक ही बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण
ये समतल दर्पण की खास बात होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर है, वस्तु जितनी दूरी पर दर्पण पे रखी हुई है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन की बताइए कि यहाँ पर अगर हम यहाँ अगर ये दर्पण है और ये दर्पण से यहाँ खड़े हैं जिसकी दूरी 5 फीट मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 फीट है, तो बताइए कि इसका प्रतिबिंब, तो बताइए कि इस वस्तु का प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कितनी होगी, बता सकते हैं? वस्तु और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ 5 फीट है, तो 5 ही फीट ना होगा? 5 फीट होगा। वस्तु से वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 10। 10। हाँ भैया, वो अंदर वाला बाहर वाला जुट जाएगा ना। अंदर वाला बाहर वाला, अच्छा अंदर वाला बाहर वाला क्यों जुट जाएगा? क्योंकि उतना ही उधर भी बनता है ना, अंदर भी। जी, वस्तु समतल दर्पण से तो 5 फीट ना होगा? जितने आगे है ना जी, देखिए वस्तु दर्पण से 5 फीट आगे है, तो प्रतिबिंब हाँ। का इस प्रतिबिंब भी इसमें 5 फीट पीछे ही बनेगा। ठीक है विशाल, अमित, ऐसा नहीं है कि दर्पण यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, समझ रहे हैं ना? ऐसा देखें है क्या कि दर्पण से अगर आप 5 फीट दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी आपके एकदम दर्पण के सटे हुए बना हो? नहीं ना, दर्पण से भी वो 5 फीट दूर पर ही बनेगा। इसलिए समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 फीट। 10। चलिए यहाँ तक ये चीज समझ में आई। कैटेगरी क्या, और दूसरी चीज इसमें क्या है कि पहला तो समान दूरी पर बन रहा है, वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर बन रहा है, और दूसरी बात इसमें आ गई कि पार्श्व परिवर्तित बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब लैटरल इनवर्स बनता है, दायां बायां दिखेगा, बायां दाएं दिखेगा। ठीक है, प्रतिबिंब को जब दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वो हर तरह से हमारे ही समान है। वस्तु को जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है। जब हम परंतु ध्यान से जब हम देखते हैं तो एक अंतर का पता चलता है, और यह अंतर क्या है कि हमारा अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा होता है, यानी वस्तु का दाहिना भाग, और दूसरे शब्द में कह रहे हैं क्या कि वस्तु का जो दाहिना भाग है वो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग बनता है, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी लैटरल इन्वर्जन। पिक्चर दिख रहा है पार्श्व परिवर्तन का, इस तरीके से होता है। कार्ड आर इस तरीके से है, जब दर्पण में इसको देखेंगे तो इसका राइट लेफ्ट की ओर हो चुका होता है। इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तित। और ये सब चीजें होती किसमें है? समतल दर्पण में। ओके, पार्श्व परिवर्तन समझ में आया। अब विशेषताएं देखेंगे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की आखिर क्या क्या विशेषताएं होती है। ये मुख्य विशेषता है, वही सब जो अभी ऊपर हम लोग किए हैं उन्हीं सब को समराइज करके नंबर वाइज पुट किया गया है। क्या है पहला जी? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला तो क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस तरह का वस्तु है समतल दर्पण में, जिस तरह की वस्तु है उसी तरीके का आपको आकार भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज दर्पण के अंदर छोटी दिखने लगेगी या छोटी चीज दर्पण के अंदर बड़ी दिखने लगेगी। ठीक, समतल दर्पण की यह दूसरी विशेषता। समतल दर्पण की तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु जैसा है वैसा ही सीधा आपको प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चौथा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा होता है। अब देखिए, सॉरी, पार्श्वी रूप से उल्टा होता है, वास्तविक नहीं, पार्श्वी रूप से उल्टा होता है। जैसे हम लोग कहें अभी पढ़े लैटरल इनवर्स वाला, तो होता है हमेशा उल्टा, दायां बायां की ओर दिखेगा और बायां दाएं दिखेगा। भैया फर्स्ट नंबर में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा ना। हम्म, फॉर एग्जाम्पल दर्पण में देख कर क्या एग्जाम्पल लिखेगा, दर्पण में देखिएगा तो दर्पण में पीछे ही ना बना जी, तभी ना उसको हम लोग काल्पनिक कह रहे हैं। ओके सर, एग्जाम्पल प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब दर्पण समझ रहे हैं ना, दर्पण के पीछे का मतलब क्या हुआ, दर्पण के वो तो पीछे नहीं। देखने में लगता है कि दर्पण के पीछे है, लेकिन वो तो समतल नहीं करना है। कहाँ पर होगा वो? अगर कोई मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं तो मिरर में ऐसा लगता है कि मेरा हाथ बायां वाला दाहिना दिखेगा, दाहिना वाला बायां दिखता है। हाँ और कभी उसी कभी को लगता है कि हम आईना के अंदर में चले गए हैं, आईने 3 के 4 अंदर वो चले, दिखने लगता है। वही हाँ कहने का अर्थ है कि दर्पण के पीछे वो 3 4 दिखता है, वो दर्पण का इफेक्ट होता है। वो अवतल दर्पण के जहाँ अवतल दर्पण लगा दिया जाता है ना, वहां पर ये इफेक्ट हाँ आपको देखने को मिलेगा। आप अपने घर के आईने में देखिए तो आपको 3 4 नहीं दिखेगी। हाँ, पीछे नहीं लगा हुआ है एक दर्पण, इसीलिए। उस साइड नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हम जब समतल दर्पण का यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं तो हमें प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे दिखाई देता है। दर्पण का पीछे का मतलब ये नहीं कि दर्पण के पीछे उलट कर देखेंगे तो दिखाई देगा हमें। दर्पण के पीछे का मतलब है कि दर्पण के अंदर दिखाई देता है। हाँ ठीक है, वो मतलब है दर्पण के पीछे का मतलब है कि दर्पण का जो पहला परत जो परावर्तन परत होता है, फर्स्ट लेयर, उसके वो अंदर दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। हम्म, और दूसरा समझ में आया, वस्तु का आकार, वस्तु प्रतिबिंब का आकार जो होगा तो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा, यानी हम सीधा ही दिखते हैं उसमें। हाँ सीधा दिखते हैं, पर चौथा क्या कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा रूप में बनेगा, पार्श्विक उल्टा बनेगा। ओके, पांचवा क्या है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, जहाँ भी वस्तु सीधा बनता है वहाँ हमेशा पता, जैसे यहाँ पर कह दिया तीसरा नंबर पॉइंट में कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, तो सीधा बनता है तो इसका मतलब है कि वस्तु आभासी बनेगा। क्लियर? हाँ सीधा बन रहा तो आभासी होगा जरूर। एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु की प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब आभासी है। और छठा पॉइंट और क्या कह रहा है? समतल दर्पण दिया हुआ रहेगा तभी ना, हाँ सर, ये जरूरी नहीं है कि मतलब अवतल। अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब की बात कि प्रतिबिंब अगर सीधा तो वो हमेशा आभासी बनेगा, चाहे दर्पण किसी भी तरह का हो। हाँ ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। और बाकी सब पॉइंट्स जो है ना वो समतल दर्पण के लिए है, पर प्रतिबिंब वाला जो पॉइंट है वो सब दर्पण के लिए फॉलो होगा। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सब समतल दर्पण के, ये भी समतल दर्पण की विशेषता दी गई, पर इसमें से कुछ विशेषता ऐसी भी होती है जो सभी दर्पणों में काम करता है। जैसे नंबर 3 और नंबर 5 को मिला दीजिए। अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वो हमेशा आभासी ही बनेगा। आभासी और सीधा। हाँ, आभासी और सीधा बनेगा। अगर आपको दोनों में से कोई एक पता है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, इसका मतलब आप बिना किसी देखे कह सकते हैं कि सीधा बन रहा है। अगर आपको ये पता है कि वस्तु प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो किसी डाउट के कह सकते हैं कि वो आभासी बना हुआ है। ओके, दर्पण के टाइप्स भी होते हैं। हाँ दर्पण का टाइप्स होता है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण का जो रूप होता है, समतल दर्पण। 3 तरह का दर्पण जनरली हम लोगों को पढ़ना रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण चल रहा है, बस लास्ट है ये। छठा पॉइंट क्या कहता है जो अभी हम लोग बताए कि दर्पण से वो उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। ठीक है,
ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। समतल दर्पण के लिए प्रश्न यही से एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया जी? हाँ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल, यहाँ तक था हमारा समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ तक प्रश्न पूछ लिया जाता है, पर अब आगे देखेंगे हम लोग दर्पण के बीच में कुछ विशेष प्रकार के दर्पण के बारे में। जैसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के अलावा दो प्रकार के और दर्पण होते हैं। एक को बोला जाता है अवतल दर्पण और एक को बोला जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये जो दर्पण है ये हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है, क्योंकि ये किसी गोले के भाग से कटा हुआ होता है। क्योंकि यह किसी गोले के भाग से कटा हुआ होता है। क्लियर? ये चीज पिक्चर देखे हैं चम्मच में? हाँ। चम्मच में जब आप किसी चम्मच के सामने प्रतिबिंब ले जाते हैं तो उसमें एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है दोनों तरफ से। अगर आप सीधा देखेंगे तो भी और उल्टा देखेंगे तो भी दो तरह के प्रतिबिंब बनेंगे अलग अलग। सीधा देखिएगा तो अलग प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा देखिएगा तो अलग प्रतिबिंब बनेगा। वो तो चिकनी सतह के कारण दिखता है। यस सर, चिकनी सतह के कारण ही प्रतिबिंब दिखता है। खुरदरी सतह पर नहीं दिखता कभी भी प्रतिबिंब। खुरदरी सतह में बहुत कम दिखने का। हाँ, कम दिखेगा क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन बहुत हो जाता है, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। ये गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है या उस दर्पण को गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। यानी हमारे पास ये एक गोला होता है, एक इस तरह से कोई गोला होगा और इस गोले को हमने दो तरफ से काट दिया। ठीक है, साउंड मिल रहा है सबको? हाँ भैया। तो हमने इस गोले, ये गोला गोलीय दर्पण था एक, इसको हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे काट दिया एक, तो इस तरह का इमेज बनेगा। और एक हमने इधर से काट दिया इसको, तो इस तरह का इमेज बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह का मतलब हो गया इन दोनों में से कोई एक सतह, जिस सतह पर इसके आगे वाली सतह या इसकी पीछे वाली सतह है। ठीक है, वो उसकी परावर्तक सतह हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि उसकी परावर्तक सतह को हमने कौन सा बनाया है। यानी कहने का मतलब है कि हमने किस परत पर, आगे वाले परत पर या पीछे वाले परत पर चांदी की परत चढ़ाई है। ठीक है, अगर आगे वाला परत पर चांदी की परत चढ़ाएंगे तो पीछे वाला उसका परावर्तक सतह हो जाएगा, और अगर पीछे वाली परत पर हम लोग चांदी की परत चढ़ाएंगे तो उसके आगे वाले को परावर्तक सतह कहेंगे। ओके, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन से परत पर, कौन से वाले पार्ट पर परत चढ़ाई गई है और कौन सा वाला परावर्तक परत है, हमारा परावर्तक सतह है? उसमें तो बेसिक सा रूल क्या है, पिक्चर दिया हुआ रहता है इस तरीके से। अगर ये खींचा हुआ है यानी इसने इस तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ चांदी की परत चढ़ाई गई है, अंदर की ओर चांदी की परत चढ़ाई गई है। और ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है वो है चिकनी सतह। ये है चिकनी सतह, जिसे हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। ओके, ये आगे वाला भाग, यानी प्रकाश यहाँ से आकर इस पर टकराएगी, इधर से प्रकाश इसमें नहीं आ सकती क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड एरिया है ही नहीं, यहाँ तो प्रकाश जा ही नहीं सकती। और ये पीछे वाला भाग को हम लोग परावर्तित कर लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने आगे वाले भाग को परावर्तित कर दिया, मतलब ये इधर वाले भाग को हमने लेपित कर दिया। ठीक है,
तो इसका जो परावर्तक सतह क्या हो गई, इसकी परावर्तक सतह ये आगे वाली भाग हो गई। आगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आई बात ना। परावर्तक सतह किसे कहेंगे? तो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है, ये चांदी के अलावा और इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? पेंट मारता है, पेंट। चांदी की परत, अरे केवल चांदी पेंट की तो परत, सुरक्षित के लिए किया जाता है। केवल चांदी की। ये वो बेंजामिन दिखा रहा था। बेंजामिन, हाँ बेंजामिन नहीं होगा, शायद बेंजीन होगा। C6H6 हाँ बेंजीन होगा। बेंजीन होगा। H6 का शायद परत चढ़ा दिए होंगे, C6H6 का अगर चढ़ाया ये जाता है। चांदी का जो परत है ये अगर नहीं लगाए तो प्रकाश पूरा आर पार हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा, प्रकाश रुक नहीं पाएगा उसके अंदर, यानी उसके अंदर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगी। आभासी प्रतिबिंब जो दिखता है अंदर वो नहीं बन पाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ तक क्या समझ में आया जी? गोलीय दर्पण समझ में आई बात? गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। और ये चीज पूरा जो गोल का जो पूरा गोला है वो पूरा परावर्तक सतह बोले तो चिकना है। पूरा गोला नहीं, हाँ पूरा गोला नहीं, ये जो गोला से हम लोग दो भाग काट लिए, एक भाग ये काट लिए ऊपर वाला, और एक भाग नीचे वाला काट के अलग कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके के हम एक गोले से बहुत सारे भाग काट सकते हैं। एक गोले से हम इस तरह का भाग नहीं काट सकते हैं बहुत सारा? हाँ काट सकते हैं। भैया गेम जो होता है ना, गेम क्रिकेट वाला, हाँ क्रिकेट वाला गेम खोखला रहता है, उसको काट देंगे साइड से अगर हल्का सा, तो वो भी बन जाएगा। हाँ बॉल को अगर हम इस तरीके से काट सकते हैं, बॉल को भी काटा जा सकता है, तो उसमें भी अंदर की ओर और बाहर की ओर दो परावर्तक सतह बनती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमने ये समतल कांच, ये जो हमारा कांच था, ये खोखला गोला जो था, और ये खोखला गोला होता क्या है? कांच का एक प्लेट होगा। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को यानी समतल दर्पण की तरह ही रचित कर बनाया जाता है, मतलब एक समतल दर्पण ही होगा। ठीक है ना? क्या होता है रजित? पेंट कैसे? रजित मतलब होता है सिल्वर का कोटिंग चढ़ाना। रजत किसको बोलते हैं? रजत, सिल्वर। हिंदी में देखे हैं, टीवी में देखते होंगे, रजत मेडल मिला है, रजत मेडल। हाँ स्टार में देखते हैं ना रजत मेडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर मेडल। सिल्वर बोलता है सिल्वर मेडल, रजत हिंदी में ये बोला जाता है, रजत। तो रजित कर दिया जाता है समतल दर्पण की तरह ही, कांच के एक टुकड़े को चांदी की परत चढ़वा दी जाती है उसके ऊपर, जो कि एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनेगा। अगर हम बाहरी सतह को, जैसे ये नीचे वाला, अगर हम बाहरी सतह को रजित कर देंगे, बाहरी सतह को पेंट कर देंगे, बाहर वाला सतह को पेंट कर देंगे, जैसे यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ तो बना हुआ है, बाहरी सतह को पेंट कर दिया गया। पिक्चर ए में देखिए अवतल दर्पण लिखा है। बाहरी सतह को अगर पेंट कर देंगे या फिर रजित कर देंगे, चांदी की परत चढ़ा देंगे, तो वो अवतल दर्पण मिल जाएगा। और अगर हम उसी खोखले गोले के एक भाग में अंदर की तरफ रजित कर देंगे, उसको अंदर की तरफ चांदी की परत चढ़ा देंगे, तो वो हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक हुआ? चलिए आगे। अच्छा, अगर बाद में भुला देंगे भैया तो इसमें कैसे जानेंगे कि इसको अवतल बोल रहे हैं, इसको उत्तल बोल रहे हैं? अच्छा, ये तो देख के पता चल जा रहा है। वाह, कैसे पता चल जा रहा है? कैसे नहीं पता चलेगा? जिसका अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है वो उत्तल दर्पण, और जिसका बाहर का तरफ कैसे पता चल गया? अभी वहाँ लिखा हुआ, इसीलिए लिखा नहीं, इसीलिए ना लिखा हुआ नहीं, ये तो सोचने का बात है ना।
लिखा अरे हुआ गाड़ी अच्छा का ठीक। ऐनक बन होता है, गाड़ी का अरे ऐनक। अरे हाँ। चलो भैया को बताने दो, अब ज्यादा मत बोलो। गाड़ी का हेडलाइट और ऐनक देख लो। वाह, उतना तो आ ही रहा है समझ में, ऐसा नहीं है देख के नहीं बोल रहे हैं। चलिए बात है, बताइए समझ भैया में कैसे होता है समझ ये? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि हमारा अवतल दर्पण, देखिए बोले सही बात कि आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा ना कि पेंट किधर किया गया है, पेंट अंदर की हाँ। ओर किया गया है या पेंट बाहर की ओर किया गया है। वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी, बस और कुछ नहीं। और वो चीज़ तो क्लियर है ही कि जिधर पेंट किया जाता है वो हमारा परावर्तक सतह नहीं होता है, उसके दूसरी तरफ वाला परावर्तक सतह होता है। हम्म। वो वाला क्लियर है ना, वो वाला तो हम लोग समतल दर्पण में भी पढ़े हैं कि जिधर पेंट किया गया है वो हमारा परावर्तक सतह नहीं है, उसके विपरीत वाला परावर्तक सतह हाँ होता ये है। क्लियर है। क्लियर है, तो बस हमें देखना है कि पेंट किधर किया गया है। ठीक है ना। हाँ, बात रहे कि आखिर कंफ्यूजन तो रहेगा भाई अंत में, कि जब आप प्रश्न में बैठिएगा तो अवतल दर्पण कौन सा है, ये अंदर वाला है, वो हमेशा आदमी भूलता है। ये अंदर वाला जो है वो अगर पेंट किया हुआ है तो ये कौन सा था भूल गए, याद नहीं आ रहा है यार, उत्तल है कि अवतल है, आपको थोड़ा रिलेट करवाना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। जैसे कहा जाता है जनरली लोग याद करते हैं क्या है कि जो उठा हुआ भाग है, अब इसमें आप समझने का प्रयास थोड़ा कीजिएगा तो याद रह सकता है मे भी, कि उठा हुआ भाग जो जो है वो चिकनी सतह उठा हुआ भाग है। जैसे उभरा हुआ भाग को अवतल बोलते हैं और धंसा हुआ भाग हमारा जो होता है वो हमारा उत्तल होता है। बाबा रे। ठीक है। हम्म। धंसा हुआ भाग को हम लोग उत्तल बोलते हैं और उभरे हुए भाग को हम लोग अवतल बोलते हैं। हम्म। अगर ये बताइए कि थोड़ा ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये ये तो अभी कोई दर्पण नहीं है। ये अभी कोई सिर्फ पेंट खाली करेंगे दर्पण, तो मैं इसको। ये बोलिए है। जब हम तक कि इसको, इसमें कुछ दर्शाया नहीं जाएगा तब भी कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा है? ठीक है ये अभी दर्पण नहीं है, ये अभी दर्पण बन रहा है। हाँ। ठीक है ना, इसके पिछले साइड को हमने लेपित कर दिया। अवतल है हाँ भैया। अब अवतल ठीक है, होगा। ये पीछे बनता है। साइड को पीछे साइड को लेपित कर दिए, यानी ये अंदर वाला भाग हमारा परावर्तित हो गया, अंदर वाला हमारा परावर्तक सतह हो गया, ये अवतल हम्म। दर्पण हो गया। हम्म। नहीं भैया ये उत्तल ना हो गया। अवतल है। अवतल। अच्छा। हाँ ये हाँ, देखो अवतल तो। हो गया। अवतल हो गया। अगर ऐसा ही एक दर्पण लिए हम, ऐसा ही एक बना, और इस अंदर वाले को लेपित कर दिए, ये चीज है उत्तल ना हो जी, गया। ये वही उत्तल चीज, हो गया। वही चीज है गुड्डू। हाँ सेम हाँ। सेम दर्पण बनाए, इस तरह इधर से बनाया तो इसको भी इधर से ही बनाया, और इसके अंदर वाले हम्म। भाग को हमने लेपित कर दिया। हम्म। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। ये उत्तल। हो गया। भरा हुआ भाग दोनों, देखिए दोनों दर्पण को एक ही तरीके से लिख के देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक इधर से कर दिए और एक इधर से कर हम्म। दिए, एक ही तरफ से बना के देखिए। परावर्तक सतह को केवल मैच करना, अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर है, मतलब अपोजिट साइड बाहर की ओर तरफ निकला हुआ है, तो ये अवतल दर्पण है। हम्म। और अगर अंदर की ओर है तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है। हम्म। चलिए एक सेकंड वेट कीजिए, बस हम आ रहे हैं, एक मिनट। यानी गाड़ी का मिरर हो गया अवतल दर्पण। गाड़ी का हेडलाइट वो तो उत्तल। याद कर लिए है यार। और वो मिरर भी मिरर। वो तो याद हो गया कि गाड़ी का हेडलाइट में जो लगा हुआ रहता है गोल मिरर वो होता है अवतल दर्पण का। अब जो हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं वो भी रहता है अवतल दर्पण का। हम्म। ये तो रट लिए है ना, मतलब कैसे होता है वो पता नहीं है। अभी तो बताया ना पीछे जिसका ये किया रहेगा। अभी ना वो जो कोटिंग चढ़ाया गया है जिस पर, वो आकार के आधार पर ना। हाँ। गाड़ी का साइड मिरर कौन सा बोले? सैलून में कौन दर्पण रहता है बोला?
गाड़ी का और साइड मिरर नहीं बोले, गाड़ी का हेडलाइट बोले थे। साइड मिरर का बात करेंगे तो वो उत्तल दर्पण में आता है। हाँ साइड का मिरर जो जिसमें पीछे हम लोग देख सकते हैं कोई भी वस्तु को, वो उत्तल होता है। और गाड़ी का हेडलाइट में जो दिखता है आगे आगे साइड जो फॉक्स मारता है वो हो गया अवतल दर्पण। हाँ हाँ। वो तो याद कर लिया, रट लिए, वो तो अलग। मिरर बोल दिए थे ना। बहुत जल्दी टाइम बीत जा रहा है। मेरा 90% यूज हो गया है यार। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए। पास नहीं कर रहे हैं, बोल रहे 90% मेरा हो, ये कखनू खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बताया क्या कीजिएगा, हम थोड़ी दे देंगे आपको। दे दो ना। कहाँ तक समझ में आया जी? क्लियर हो गया अवतल उत्तल? हाँ हाँ भी। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा ये पिक्चर थोड़ा सा, चलिए दिख रहा है ये? आई थिंक ये पिक्चर थोड़ा सा धुंधला है, फिर भी देखते हैं। दिख रहा है। हेलो। हाँ भैया। देखिए, तो उधर हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण को क्या कहेंगे और उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड बना लेते हैं। ये हमारा बाहर की ओर लेपित किया हुआ, ये क्या हो गया? ये अवतल दर्पण। और ये अंदर की तरफ जो किया हुआ है ये उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण। ठीक है, एक ही तरह का दर्पण से हम लोग क्लियर या करेंगे। इंग्लिश भी बताते जाइए, कभी अच्छा, कभी इंग्लिश भी दे देता है। इंग्लिश में कन्वेक्स किसको कॉन्वेक्स। बोलते हैं और कनकैव किसको ये बोलते हैं? अवतल वाला जो हो गया वो कनकेव हो गया, ये कनकेव हो गया, कॉन्वेक्स। कनकेव हो गया। ठीक है, और ये क्लियर। और उत्तल दर्पण कन्वेक्स। ठीक। कहा जा रहा है अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। क्लियर, दर्पण के भीतरी सतह से होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। भीतरी सतह का मतलब ये अंदर वाले सतह, क्योंकि हाँ, यहाँ वो से जो परावर्तन हो। यहाँ से ना गोला बनेगा। देखिए इसको करेंगे तो इधर से ना गोला बनेगा इस तरीके से। तो इसका अंदर का भाग होता है, वृत्त के अंदर का भाग हमारा परावर्तक सतह होता है। और जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण के बाहरी सतह से होता है। यहाँ पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। और ये परावर्तन सतह कौन सा हो गया? बाहर वाला भाग परावर्तन सतह हो गया ना। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। ये चीज एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए ठीक है। कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आखिर होता कौन सा है। दूरी के शब्द होते हैं जैसे वक्रता, त्रिज्या, परावर्तक सतह, वक्रता केंद्र, ध्रुव,
प्रधान अक्ष, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला चीज आपका शायद क्लियर होगा कि करना पड़ेगा सबका। चलिए करते कौन सा हैं। भी है? ध्रुव पता है किसे कहते हैं? क्या भैया ध्रुव? ध्रुव या ध्रुवन? ध्रुव 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 नहीं पता है। ध्रुव किस चीज में भैया? दर्पण में। दर्पण में? हाँ यहाँ पे लाइट, नहीं नहीं पता। नहीं पता। देखिए एक पिक्चर, ये पिक्चर दिख रहा है। ध्रुव जो होता है हमारा, दर्पण के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के केंद्र, अच्छा हाँ चाहे ठीक। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए 1.9 गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में जो गोल सर्कल बनाया हुआ पिक्चर है, एक सेकंड ऊपर चला गया। हाँ पिक्चर दिख रहा है। तो हमारा यहाँ ये दर्पण है, यहाँ पर मध्य बिंदु है P। क्या भैया राउंड वाला? यस P वृत्त। वृत्त के ऊपर, क्योंकि इसी भाग को हम काट देंगे, यहाँ से इस भाग को ऐसे काट देंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? इधर का भाग ये अवतल, ये ऐसे बन जाएगा ना, बन जाएगा। बाहर की ओर किया हुआ है तो ये अवतल बनेगा। अवतल। इसके मध्य बिंदु में यहाँ पर जो P दिया हुआ है, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यही हमको लगा था। ठीक है चलिए देखिए ध्रुव क्या लिखा है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। ओके तो इधर भी है भैया P और ये लास्ट छोर पर भी है P। हाँ तो वो दोनों दर्पण होगा ना। अगर इधर से हम इधर से देखिए, एक तरह से समांतर रेखा जो सीधा गया उसी को बोल सकते हैं। नहीं ये सीधे जो गई है ये प्रधान अक्ष रेखा है। ये पूरा जो सीधा गया है ये प्रधान अक्ष रेखा है, ठीक है। ये प्रधान अक्ष रेखा कहलाएगा। वो हम कह रहे हैं दर्पण के जो जैसे इधर वाला भाग जो काटे हम, यहाँ से ऐसे काट के इधर निकाले ना, ये वो निकाले, अवतल बन गया। अगर हम यहाँ से इसको काट के निकालेंगे तो ये उत्तल बन जाएगा। उत्तल बन जाएगा ना। तो दोनों दर्पण में मध्य वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, बीच वाले बिंदु को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों देखिएगा कि ये दोनों जो दर्पण बना हुआ है ये एक ही सर्कल में बना हुआ है, एक ही गोलीय दर्पण में बना हुआ है। तो इससे पीछे हम लोग पढ़े भी कि ये जो अवतल दर्पण और समतल दर्पण होता है ये दोनों गोलीय दर्पण का एक ही भाग है। ये गोलीय दर्पण से ही कटकर उत्तल, अवतल और उत्तल ये गोलीय दर्पण से ही निकला हुआ दो अलग अलग प्रकार के दर्पण है। अगर एक बाहरी तरफ अगर परत कर देते हैं चांदी की तो वो अवतल बन जाता है, तो वो उत्तल दर्पण जाता है। ठीक है, बाकी सब तो होगा ही उसमें। चलिए तो ध्रुव समझ में आया। दर्पण के केंद्र बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के केंद्र बिंदु को समझिएगा, ठीक है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब ये जो गोलीय दर्पण, ये जो हम इधर उत्तल दर्पण बनाए हैं, ये अवतल दर्पण बनाया है और ये उत्तल दर्पण बनाया है, ये किस गोले का भाग है? ये इस बीच वाले गोले का पूरा भाग है, बीच वाले गोले का भाग है। तो इस गोले के बीच वाले भाग का जो केंद्र होता है वो होता है C। बीच में होगा एक केंद्र, इसी केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। There was a problem with the network. भैया ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपका है कि मेरा है? आप ही का होगा सर, मेरा होता तो हमको यहाँ लिखता।
मेरा होता तो हमको ना मैसेज देता। अच्छा, मैसेज आया क्या? हाँ बार बार आ रहा था। ठीक है, अभी क्लियर है। चलिए देखते हैं। अच्छा देखते हैं मेरा होगा या आपका होगा। मेरा होगा तो इधर आना चाहिए था। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र क्या होता है? जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, जिसके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक भाग होते हैं, उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सी वाला भैया। हाँ, ये सी वाला, हम्म, सी बिंदु बीच में जो है, सेंटर पे जो हमारा है, वो हमारा वक्रता केंद्र होगा। हम्म, अच्छा, हाँ सी वाला सही है। ठीक है। जो हमारा हम्म। वृत्त का केंद्र है, वही दर्पण का हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर हम ये दर्पण जो बनाए थे, हम ये इसी, ये उत्तल दर्पण जो बनाए थे, इसी को गोला कर देंगे तो यहाँ पर एक केंद्रक बनेगा ना जी। हाँ बनेगा। यही सी है। ये उत्तल दर्पण के लिए ये वाला सर्कल है, और इसको इधर गोला गोल कर देंगे तो ये अवतल दर्पण के लिए होगा, इसका भी एक केंद्रक होगा, और केंद्रक होगा तो हाँ। ये सी होगा। इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। हम्म। समझे? इसी को हम हम्म। लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र के बाद क्या है हमारे पास आ जाएगा? दर्पण के बाद, वक्रता केंद्र के बाद समझिए प्रधान अक्षरेखा किसे कहेंगे? वही जो आप बताए, सीधा जो प्रधान समांतर अक्षरेखा रेखा। वैसी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से वक्रता होकर केंद्र को। काटती हुई निकले, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, वो कहलाएगी। ये जैसे इसे खींच देंगे तो इसी पर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्षरेखा। ये प्रधान अक्षरेखा सीधे सीधे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को काटते हुए आगे बढ़े, उसे हम लोग कहेंगे प्रधान अक्षरेखा। प्रिंसिपल। अब वक्रता क्या है? वक्रता त्रिज्या ये होगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। गोलीय दर्पण का जिस गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है। यानी यहाँ P से C तक का जो होगा, ये वक्रता त्रिज्या होगा उत्तल दर्पण के लिए, और यहाँ C से P का जो दूरी होगा, ये होगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए। क्लियर हो गया जी? त्रिज्या क्लियर हुई, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हाँ आपको क्लियर है। उसके बाद बताएं आपको कि प्रधान अक्षरेखा क्या होता है, यानी मुख अक्षरेखा क्या होती है। मुख अक्षरेखा वह है जो दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र होकर गुजरती है। वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, वह उस दर्पण की मुख्य अक्षरेखा कहलाएगी, या फिर प्रधान अक्षरेखा कहलाएगी। पी आई होप से यहाँ तक। सी को बोल सकते हैं। हाँ सर, पी से सी को बोल सकते हैं, एकदम सही। यहाँ तक हुई बात क्लियर सबको? हाँ क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फोकस और फोकस दूरी की। दर्पण की फोकस और फोकस दूरी की। फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है? किसी भी गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या होती है? इसके हम फोकस और दिखाते हैं फोकस इसके दूरी। लिए हम पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1.10 जो फिगर है फर्स्ट वाला। किसी अवतल दर्पण का फोकस जो होता है, दिखेगा। यस, किसी भी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, वो उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है। कहाँ पर होती है वह? देखिए ध्यान से, कहाँ पर होती है? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष बताए ना कौन होगा? मुख्य अक्ष हाँ। रेखा, ये रेखा। हाँ सी, ठीक है। सी और पी के। सी और पी को जो काटते हुए रेखा होगी, वही मुख्य अक्ष रेखा होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें
दर्पण से टकराने के बाद मिलती है। यानी अब ये मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये हमारा जो यहाँ से यहाँ ये है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा ध्रुव, और यहाँ ये सी यानी वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को काटते हुए जा रही है। इसका मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष रेखा है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं आएंगी, ये रेखाएं आ रही है, प्रकाश की रेखा आ रही है, ये प्रकाश की रेखा आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की रेखा आ रही है, दर्पण पे टकरा रही है, और दर्पण पे टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस एक बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। भैया ये कुछ सही से समझ नहीं आया। किसे कहते हैं? देखिए, जब भी किसी दर्पण, जब कोई दर्पण के सामने कोई समानांतर आ रही है, दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश जब समानांतर आ रही है, समानांतर का मतलब हो गया प्रकाश 3 तरीके से दर्पण के ऊपर आ सकती है। एक मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे आएगी। ये दर्पण मान लीजिए यहाँ है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद, जैसे ए बी पिक्चर में दिख रहा है, ए बी, हाँ, ए बी, हाँ, ऊपर वाला लाइन जो है ये मुख्य दर्पण ट्राई जो, हेलो, ए बी जो है वो, ए बी जो है वो एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आई, एक ऊपर में आ रही है और एक नीचे भी आ रही है। ये दोनों दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जिस बिंदु पर जाकर टकरा रही है, यानी प्रधान अक्ष रेखा के जिस बिंदु पर जाकर के ये टकरा रही है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाला भैया, जो बी और पी के बीच में जो है मिरर, ये जो बी और ये, हाँ, ये रेखा जो यहाँ से ये बी पर प्रकाश के प्रतिबिंब प्रकाश टकराई, और टकराने के बाद परावर्तन का नियम पालन करते हुए वो इस तरीके से नीचे की ओर गुजर जाएगी। अच्छा, नीचे चला जाएगा ना? हाँ, नीचे की ओर चली जाएगी। हाँ, लेकिन फोकस को प्रतिच्छेदित करते हुए। हाँ, समझ गए भैया। ये वाला नीचे की ओर गई, और नीचे की ओर जाते समय जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटेगी वही हमारा फोकस कहलाएगा। ये यहाँ से यहाँ रूल्स, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यहाँ से ऐसे गुजरी, तो ये गुजरते समय जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को रेखा को काटी, मुख्य अक्ष अच्छा, ये जो बीच वाला लाइन है, हाँ, बीच वाले लाइन को इस बिंदु पर कटी, वही बिंदु हमारा फोकस कहलाता है। वो नीचे वाला लाइन को काट रहा है सो, या फिर बीच वाला लाइन को काट रहा है वो? लाइन को, बीच वाला लाइन ना? हाँ, बीच वाले लाइन को। ऐसा जरूरी नहीं है कि, और जो जितनी भी समांतर रेखाएं आएंगी ना, इस तरीके से जितनी भी इस मुख्य अक्ष रेखा के जितनी भी समांतर रेखाएं आएंगी वो सब इसी बिंदु से होकर जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक नीचे भी दिया गया है, नीचे भी ये समांतर रेखा आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही है, और ये दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद ये भी उसी बिंदु से होकर गुजरेगी, इसी सेम बिंदु से होकर गुजरेगी। तो जब ये मुख्य अक्ष से ये रेखाएं दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस, वो वाला फोकस है, बीच वाला ना? यस, बीच वाला फोकस है हमारा। हाँ, ओके, पहला चीज क्लियर हुआ यहाँ जी? हाँ, फोकस क्लियर हुआ? हाँ। और अब फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी, ध्रुव से इस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। वही जहाँ से भैया टकराया है और जहाँ पे जाके मिल रहा है, वहां से वहां तक का दूरी को फोकस मतलब दूरी। ध्रुव फोकस की दूरी के बीच को हम बोल सकते हैं। हाँ, जहाँ से टकराया नहीं, बी से नहीं, पी से। अच्छा, पी से, हाँ, हाँ, तो यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों, हाँ,
ये दोनों के हाँ, बीच की समझ। दूरी, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर? हाँ। चलिए, फोकस और फोकस दूरी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। भैया इसी में प्रधान अक्ष में जब सी से कोई अच्छा गई है, हाँ ठीक है, क्लियर है। क्लियर है? क्या कहा जा रहा है? सी से अगर कोई किरण जा रही है, अगर परावर्तक सतह पर टकरा कर इधर कहाँ कहाँ पर जाएगी, जो फोकस को पार करते हुए वो अनंत पर जाएगी या फिर कहाँ पर जाके रुकेगी वो पता नहीं। हाँ, वो अनंत पर ही जाकर रुकेगी, अनंत पर ही चली जाएगी, वो अनंत पर चली जाएगी। अनंत से देखिए, अनंत से अगर वो आ रही है तो वो फोकस पर जा, ठीक है? हाँ, वो नीचे की ओर नहीं जाएगी। और कोई दूसरा फोकस, ऐसा किरण जो फोकस से नहीं और गुजरे, प्रतिच्छेदित नहीं करे। हाँ, और भी है। अगर कोई किरण, एक सेकंड, मेरा सिस्टम रुक गया है। अच्छा, तब तक सुनती है। अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो तो फोकस से होकर गुजरेगी, हाँ। ठीक है? अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर ना आ करके वो फोकस से आ रही है, ठीक है? फोकस से आ रही है, ना मान लीजिए। अच्छा, मुख्य समांतर से ना होकर। ये भी जो है ये इस तरीके से समानांतर नहीं आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पैरेलल दिख रहा है ना, ये पैरेलल नहीं हाँ, आ रही, ये आ रही, ये पैरेलल नहीं आ रही है। ये समझ लीजिए कि ये फोकस पर ही आ रही है। मान लीजिए कि ऐसे आ रही है, ऐसे, सॉरी, इस तरीके से ये फोकस पर आ रही है, ठीक? फोकस पर आ करके ये दर्पण पर टकराएगी, और दर्पण पर टकराने के बाद ये फिर समांतर चली जाएगी। से प्रकाश आता है, एक प्रधान अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, कि अगर वो फोकस से आ रही है, यानी यहाँ समांतर ना करके ये फोकस से आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। दूसरा ये। और तीसरा कि वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से वो दर्पण पर टकरा रही है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। समझ में आई? प्रकाश की किरण तीन तरीके से आती है, और इन तीनों चीजों को ध्यान रखना, बस तीन ही है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर वो फोकस से होकर गुजर रही है, अगर प्रकाश की रेखा फोकस से होकर जा रही है, प्रकाश की रेखा फोकस से होकर के दर्पण पर टकरा रही है, तो फिर वो समानांतर पैरेलल होकर चली जाएगी। और तीसरा, अगर प्रकाश की रेखा वक्रता केंद्र से आ रही है दर्पण पर, वक्रता केंद्र से आते हुए दर्पण पर टकराएगी, तो वो वही हेलो वक्रता। हेलो, हाँ भैया, लास्ट वाला में प्रॉब्लम, भैया लास्ट वाला में प्रॉब्लम, वक्रता केंद्र वाला। हाँ, लास्ट प्रकाश, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही आए, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही आए, मान लीजिए प्रकाश की किरण ये पैरेलल नहीं आ रही है, ये वक्रता केंद्र से आई, हाँ, सी से गुजरे और दर्पण पे जाकर टकराए, सी से गुजरे और दर्पण में डायरेक्ट, तो वैसे निकल जाएगी। ये यहाँ अगर इस तरीके से दर्पण के वक्रता केंद्र से टकरा कर आई, ठीक है? हाँ, तो ये जाएगी किस ओर से हो, किस ओर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, तो ये उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से होते हुए वक्रता केंद्र से बाहर चली जाएगी। समझे? ये कंडीशन सिर्फ वक्रता केंद्र के लिए है। ये कंडीशन सिर्फ वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश पर है केवल। भैया अच्छा भैया, वक्रता ये बीच वाला था, वक्रता सी वाला है केंद्र, यानी सी,
अच्छा सी। वक्रता केंद्र मतलब सी। तो भैया जितना भी किरण आ रही है जिससे भी गुजर रही है वो अनंत से सारा हाँ, आ रहा है। अनंत से है या किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा इस तरीके से, हाँ हाँ। है ना, इस तरीके से आ रहा होगा। तो इस तरीके से कोई प्रकाश आ रहा होगा तो ये पैरेलल भी आ सकता है, पैरेलल भी आएगी, ये फोकस से होकर के भी एक कुछ प्रकाश जाएगी, कुछ प्रकाश ऐसा होगा जो सी से ही होकर गुजर जाएगी, दर्पण पर आएगी, और कुछ इधर उधर से भी आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल इन तीनों जगह से आएगी, कुछ इधर उधर से भी आएगी। इस तरीके से तो पता थोड़ी है कि कहीं रुकेगी वो, इस तरीके से प्रकाश इस वस्तु की तरफ, दर्पण की तरफ आती रहेगी। तो इतने सारे प्रकाश में बस हमें तीन की जानकारी रखनी है। अगर पैरेलल आएगी, समानांतर आएगी तो क्या होगा, अगर दर्पण फोकस से होकर के आएगी तो क्या होगा, और अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा। इतने सारे किरणों में बस हमको केवल तीन का ध्यान रखना है।